हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने जेनेटिक कोड पढ़ा था। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है टीआरएनए एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले टीआरएनए पढ़ना जरूरी है क्योंकि यही मेजर रोल प्ले करता है ट्रांसलेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पता है कि ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एमआरएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन प्रोटीन में ट्रांसफर होगी, राइट। तो जो अमीनो एसिड्स प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं वो खुद से तो कोड रीड नहीं कर सकते क्योंकि उनमें ऐसा कोई स्पेशल स्ट्रक्चर या फीचर नहीं होता जिससे वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को रीड कर सके। तो यहाँ रोल आता है हमारे टीआरएनए का। टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। फ्रांसिस क्रिक ने ही टीआरएनए के बारे में भी बताया था। उन्होंने बताया कि टीआरएनए दो मेजर टास्क परफॉर्म करता है। एक तो वो कोड रीड करता है और साथ में वो स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ बाइंड भी करता है। ये अभी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जब तक जेनेटिक कोड डिस्कवर नहीं हुआ था तब तक टीआरएनए को एसआरएनए नाम दिया गया था, मतलब सोल्यूबल आरएनए। और तब ये भी बताया गया था कि ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। ओके। टीआरएनए में बॉटम साइड में एंटीकोडोन लूप प्रेजेंट होता है, ये जो हमें दिख रहा है। ये जो नीचे एमआरएनए है इसमें जो भी बेस पेयर का सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन लूप पर बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ इसका फर्स्ट फंक्शन जस्टिफाई हो गया कि ये कोड रीड करेगा एंटीकोडोन लूप की हेल्प से। जैसे यहाँ पे एमआरएनए का सीक्वेंस है तो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री ए के कॉम्प्लीमेंट्री यू, जी के कॉम्प्लीमेंट्री सी एंड यू की कॉम्प्लीमेंट्री ए ये कोड करेगा, ठीक है। और जो दूसरी साइड है यहाँ पर ये अमीनो एसिड के साथ बाइंड करेगा तो इसे बोलेंगे अमीनो एसिड एक्सेप्टर साइट या अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड। हर अमीनो एसिड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरएनए प्रेजेंट होता है। तो जब एमआरएनए के सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री टीआरएनए ऐड होगा उसी से ये पता चल जाएगा कि अमीनो एसिड कौन सा बनेगा, क्योंकि उस टीआरएनए पर एक ही स्पेसिफिक अमीनो एसिड प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ एजीयू प्रेजेंट है एमआरएनए सीक्वेंस में तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री यूसीए बना। तो लास्ट वीडियो में जो हमने टेबल देखी थी उसमें से आप देख लेना कि ये जो यूसीए होता है ये सेरेन के लिए कोड करता है और इसीलिए यहाँ पे सेरेन ही प्रेजेंट है। तो अब समझ आ गया होगा कि कैसे अमीनो एसिड के लिए कोडिंग होगी, यानी कि जो सीक्वेंस एमआरएनए में प्रेजेंट है उसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टीआरएनए में बनेगा और हर टीआरएनए स्पेसिफिक होता है एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। जो एंटीकोडोन लूप पे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उससे पता चलेगा कि यहाँ पे कौन सा अमीनो एसिड लगेगा, ठीक है। अब जैसे कोडोन में एक इनिशिएटर कोडोन होता था, है ना, और 3 स्टॉप कोडोन भी थे। सिमिलरली टीआरएनए में भी एक इनिशिएटर टीआरएनए होगा जो इनिशिएट करवाएगा ट्रांसलेशन के प्रोसेस को, बट इसमें कोई स्टॉपिंग टीआरएनए नहीं होता, ठीक है। इनिशिएटर टीआरएनए तो है लेकिन स्टॉपिंग टीआरएनए नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर है टीआरएनए का इसको बोलते हैं क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर, बट जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है टीआरएनए का वो इन्वर्टेड एल की तरह दिखता है, तो इसे इन्वर्टेड एल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे जो है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में अमीनो एसिड्स का पॉलीमराइजेशन होता है और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती है, ये तो हमें पता है। तो इन अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस एमआरएनए के सीक्वेंस पे डिपेंड करेगा, जैसे हमने पहले देख ही लिया है। अमीनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। इन पेप्टाइड बॉन्ड्स को फॉर्म होने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट स्टेप में यही होता है कि एटीपी की हेल्प से अमीनो एसिड्स एक्टिवेट होंगे और फिर वो टीआरएनए से लिंक होंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ टीआरएनए या अमीनो एसाइलेशन ऑफ टीआरएनए। अमीनो एसाइलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अमीनो ग्रुप ऐड हो रहा है टीआरएनए से, ठीक है। फिर जब ऐसे ही टीआरएनए जिनका अमीनो एसाइलेशन हो गया है ऐसे टीआरएनए क्लोज आते जाएंगे तो जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे उनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। अगर कैटलिस्ट प्रेजेंट होगा तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन का जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। कैटलिस्ट इंक्रीज करवाएगा रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन। अब देखो हमें ये तो पता है कि राइबोसोम्स का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइट। तो इस केस में जब राइबोसोम्स इनएक्टिव स्टेट में होता है उसकी दो सब यूनिट्स प्रेजेंट होती हैं। यह एक लार्ज सब यूनिट जो हमें ग्रीन कलर से दिख रही है पीछे वो एक लार्ज सब यूनिट है और नीचे दूसरी है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। ये जो स्मॉल सब यूनिट है इसका एनकाउंटर जब एमआरएनए से होगा, जैसे डायग्राम में दिख भी रहा है कि ये स्मॉल सब यूनिट एमआरएनए से एनकाउंटर करेगी तब ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और ये जो लार्ज सब यूनिट है इस पे दो साइड्स प्रेजेंट है, ये है दो साइड्स। एक तो वो साइड है जहाँ पर अमीनो एसिड बाइंड होगा आके, और दूसरी साइड ये बिल्कुल इस फर्स्ट साइड के बिल्कुल क्लोज में है। ये वो साइड है जहाँ पे पहले से अमीनो एसिड जो पहले कोड हो चुके हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म कर चुके हैं और अब ये जो नेक्स्ट अमीनो एसिड आएगा इसके साथ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। और ये राइबोसोम्स जो है ये भी कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होने के लिए इनिशिएटर कोडोन लगेगा और फिर कोडिंग स्टार्ट होगी और लास्ट में स्टॉप कोडोन आके ट्रांसलेशन स्टॉप होगा, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। एमआरएनए के कुछ एडिशनल सीक्वेंस भी होते हैं जो ट्रांसलेट नहीं होते और उन्हें बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन्स या यूटीआर। आप देखो अगर किसी सीक्वेंस का
ट्रांसलेशन नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली वो कहाँ प्रेजेंट होगा, या तो वो स्टार्ट कोडोन से पहले प्रेजेंट होगा या वो स्टॉप कोडोन के बाद प्रेजेंट होगा, ठीक है, तभी उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, है ना। तो अब ये हमें समझ आ गया कि ये जो यूटीआर यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये स्टार्ट कोडोन से पहले या स्टॉप कोडोन के बाद प्रेजेंट होंगे, इसीलिए इनका ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, बट ये फिर भी ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं। तो जब राइबोसोम एमआरएनए से बाइंड होगा, स्टार्ट कोडोन यानी एयूजी प्रेजेंट होगा वहां पर, तो वहां पर इनिशिएटेड टीआरएनए आएगा और वो इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा। मतलब जहाँ एयूजी जो स्टार्ट कोडोन है वो प्रेजेंट होगा, उस साइट को इनिशिएटेड टीआरएनए रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है, और फिर वो उस साइट पे आके बाइंड हो जाएगा। फिर प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट होगा वहीं से। अब प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी एमआरएनए का सीक्वेंस होगा, उसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस वाला टीआरएनए आता रहेगा और बाइंड होता रहेगा, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था ना। एग्जांपल ये देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे है GUU, तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री CAA बनेगा एंटीकोडोन में, और ये वेलाइन के लिए कोड करता है, तो ये वेलाइन वाला स्पेसिफिक टीआरएनए आके इसमें लग जाएगा। इसी तरह से ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म होती रहेगी। लास्ट में एक रिलीज फैक्टर आके स्टॉप कोडोन से बाइंड करता है, क्योंकि हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि टीआरएनए का कोई स्टॉप टीआरएनए नहीं होता, इनिशिएटेड टीआरएनए तो है लेकिन स्टॉपिंग टीआरएनए नहीं है, इसीलिए बस एक रिलीज फैक्टर आके बाइंड हो जाएगा स्टॉप कोडोन से, और जहां पर भी रिलीज फैक्टर आके बाइंड होगा वहां पर ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा। इसके साथ ही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो भी राइबोसोम से रिलीज हो जाएगी। तो आई होप सबको ट्रांसलेशन और पहले के जो टॉपिक थे रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सब अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सपोर्ट माई चैनल by liking and sharing the video and do subscribe. Thank you.